Hello everyone, I welcome all of you in Gateway classes. My name is Mahendra Singh Tomar and I am going to take your subject Fundamentals of Mechanical Engineering BTech first year for the new session 23 and 24. In this video I will introduce the syllabus of this subject और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं उसका टाइम टेबल क्या है, उसका प्लानर क्या है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स कौन कौन से दिन एप्लीकेशन के अंदर अपलोड होते हैं, पूरा टाइम टेबल मैं डिस्कस करूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जो स्टूडेंट्स AKTU की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और काउंसलिंग को लेकर के काफी परेशान भी हो रहे हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो शेयर करी है मेरे साथ कि सर इस पर्टिकुलर चैनल पे ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार AKTU की काउंसलिंग हो सकता है कि ना भी हो और जीरो सेशन हो सकता है। ये एक हमारी वीडियो में कमेंट्स भी आए थे कुछ स्टूडेंट्स के कि सर इस बार जीरो सेशन हो सकता है क्या। देखो मैं आपको बता देता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जीरो सेशन होना इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है जीरो सेशन होना। तो आप बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हो कि जीरो सेशन हो जाएगा, ये सेशन बिल्कुल 100% चलेगा। काउंसलिंग भी होगी आपकी, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यूनिवर्सिटी की गलती ये है कि उनको बीच बीच में बता देना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना चिंता के अपनी काउंसलिंग का वेट करें। तो मैं फिर से यही कहूंगा आपको बिल्कुल भी चिंता ना करें, जीरो सेशन बिल्कुल नहीं होगा। जो एक्चुअली यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने ये बात बोल रखी है कि इस बार सेशन जीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, उसने ऐसा बोल दिया है तो जीरो सेशन हो जाएगा, इस बार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा टेंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, जीरो सेशन बिल्कुल नहीं होगा, आपका सेशन चलेगा, 100% चलेगा, काउंसलिंग भी आपकी होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं FME। कुछ स्टूडेंट्स इसको सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं। तो सेमेस्टर 1 के लिए जो सब्जेक्ट कोड रहेगा दैट इज BME 101 एंड सब्जेक्ट कोड इज BME 201 फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। अगर मैं बात करूं कि इसका जो मार्क्स का वेटेज है वो कितना है, तो आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स। जो आप दूसरे कॉलेज में आपका जो सेंटर लगेगा दूसरे कॉलेज में लगता है, तो आप दूसरे कॉलेज में जब एग्जाम देने जाओगे तो वो जो थ्योरी का एग्जाम होगा एक्सटर्नल दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स का होता है आपका इंटरनल। 30 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जो कॉलेज में आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट कह सकते हो, और उसमें अटेंडेंस वगैरह के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से मिला करके आपका ये जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। और केवल यही नहीं, बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, तो पांचों सब्जेक्ट का जो वेटेज रहेगा, एक्सटर्नल कितना है 70 और इंटरनल कितना है 30। ठीक है, चलो। और सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो 5 यूनिट में डिवाइड होता है जनरली। तो 5 यूनिट आप देख सकते हैं FME की जो 5 यूनिट है कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 5 यूनिट के नाम, और फिर यूनिट वाइज हम इसका जो AKTU का डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, एंड यूनिट नंबर 2 कौन सी है, दैट इज IC इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब IC इंजन की फुल फॉर्म क्या होती है बताता हूँ भी आगे चल करके। देन यूनिट नंबर 3 है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। द फोर्थ यूनिट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड द लास्ट यूनिट नंबर 5 इज मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स। तो अब इसका यूनिट वाइज ये डिटेल्ड सिलेबस मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, जो AKTU की वेबसाइट पे आपका सिलेबस ऑलरेडी है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने इसको अपने फॉर्मेट में पेस्ट किया हुआ है। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है ये। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफाई हैं हमारे सिलेबस में, जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। एक्चुअली यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं आपने स्कूल में पढ़ रखा है, यानी कि 11th की फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आते हो। जैसे फोर्स है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वेरिगनन्स थ्योरम। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कि भाई किसी बॉडी पे किसी पार्टिकल पे तो नंबर ऑफ फोर्सेस लगे रहते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं। अब ये फोर्स सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कॉनकरंट फोर्सेस, कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, जैसे हिंज सपोर्ट क्या होती है, रोलर सपोर्ट क्या होती है, जितने भी पुल होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, वहां पर बीम लगी रहती हैं और वहां पर सपोर्ट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो कौन कौन सपोर्ट होती हैं, हिंज, रोलर, एक और सपोर्ट होती है यहाँ पर फिक्स सपोर्ट, है ना, एक और होती है फिक्स सपोर्ट, ये शायद
ये कॉपी पेस्ट करते समय भूल गए होंगे भाई साहब। 3 सपोर्ट्स होती हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड होता है, यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक होता है एक्सटर्नल मोमेंट, एक फोर्स भी यहाँ पर, लोड भी ये भूल गए हैं लिखना। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पर, ये आपने नहीं पढ़ा होगा 11th की फिजिक्स में, ये आपके लिए एकदम नया टॉपिक रहने वाला है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड सपोर्ट रिएक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 3 सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स पर रिएक्शंस आती हैं। अब कितनी रिएक्शंस आती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब पढ़ेंगे आपको एक एक चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगी, है ना। तो सपोर्ट्स पर रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 1 का, इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, उनमें रिलेशन कैसे आता है, यानी कि हुक्स लॉ की हम यहाँ पे बात करते हैं। देन बात करेंगे यहाँ पर हम पॉइजन रेशियो, ये भी आपने पढ़ा होगा ये वाला पार्ट 11th में। इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ेंगे, उनमें क्या रिलेशंस होता है ये देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई से लिखते हैं, शेयर मॉडुलस कैपिटल जी या कैपिटल सी से लिखते हैं, और बल्क मॉडुलस, ये इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जिनकी डेफिनेशंस एकेटीयू एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। इनमें डेरिवेशंस आता है, वो भी एकेटीयू में डिराइव करवाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए हम यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है कई बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर हम पांचों यूनिट को कंपेयर करें तो यूनिट नंबर 1 में सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इसमें ज्यादा कंज्यूम होंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी तो है इसके अंदर, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद बाकी यूनिट जो है रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी हैं। जैसे मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, और यूनिट नंबर 2 कौन सी है आपकी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका आईसी इंजन एंड द सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आईसी इंजन की फुल फॉर्म होती है, आईसी बोले तो इंटरनल कंबस्शन इंजन। जैसे आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, ट्रैक्टर है, बसेस हैं, इन सब में क्या लगा हुआ है, एक इंजन लगा हुआ है, और उस इंजन के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, फ्यूल की बर्निंग हो रही है, डीजल है, पेट्रोल है या कोई गैस उसके अंदर बर्न हो रही है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसके, क्योंकि उस इंजन के अंदर इनसाइड द इंजन बर्निंग हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं उसको इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या डिफरेंस होता है, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स की बात करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, इंजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंजन, इंजन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंक होती है, ये सारे कंपोनेंट्स हम देखेंगे और हमेशा एकेटीव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। एसआई मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, ये एसआई इंजन वो इंजन होते हैं जिनके अंदर फ्यूल पेट्रोल चलता है, ठीक है। तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो होते हैं एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन, और जिन इंजन के अंदर चलता है फ्यूल डीजल, है ना, तो डीजल वाले जो इंजन होते हैं उनको बोलते हैं सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। पूरी फुल फॉर्म्स क्या, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, डिटेल्ड में पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम आपको समझाएंगे। तो एसआई और सीआई यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसकी एफिशिएंसी कम होती है, कौन ज्यादा पावरफुल होता है, कौन कम पावरफुल होता है, वो सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इसी के इन्हें। अब ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के अंदर ही आते हैं। तो 2 स्ट्रोक का मतलब क्या है, 4 स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, कुछ इंजन 4 स्ट्रोक में आते हैं, कुछ इंजन 2 स्ट्रोक में आते हैं। तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कौन पावरफुल है, किसकी एफिशिएंसी कम, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किसके क्या ड्रॉबैक हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, है ना। वो जैसे कि मैंने बता दिया डिफरेंस क्या होता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक एसआई और सीआई में, ये हम पढ़ने वाले हैं। देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आज का जो मतलब ये रिसेंट टॉपिक है, अभी ऐड हुआ था सिलेबस में, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार क्या हो रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल और जितने भी ये पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये लगातार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए अभी मार्केट के अंदर किस चीज पे काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और 2 व्हीलर्स में तो आप देख रहे हो दुनिया भर की कंपनी आ गई है ना, दुनिया भर की स्कूटी आपको रोड पे मिल जाएंगी, ई रिक्शा जो है सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं इनके, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बैटरी उसके अंदर लगी रहती है, चार्जर कौन से होते हैं,
वो सारी चीजें। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो आपने जो इंजन को हटा दिया, आईसी इंजन को रिमूव कर दिया, वहां पर बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी, लेकिन एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होते हैं। हाइब्रिड का मतलब है उसके अंदर आईसी इंजन भी होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी, बैटरी भी होगी, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट काफी छोटी है, ये यूनिट काफी छोटी है ना। अब इसमें अगर हम अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत छोटी सी भी रहेगी और एक क्वेश्चन को करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एकदम हमारा तैयार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर स्मार्ट वे में पढ़ाई करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम एनर्जी लगेगी और अच्छे से हम अपने सब्जेक्ट को तैयार कर पाएंगे। इसके बाद लेट अस मूव टू द नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यहां पर भी इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा रेफ्रिजरेशन, दूसरा हो जाएगा एयर कंडीशनिंग। दोनों के नाम सुने हुए लग रहे होंगे आपको। मैंने क्या बोला आपको, पूरे का पूरा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अपना। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? रेफ्रिजरेशन जैसे आपके घर पे क्या रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, फ्रिज जिसको आप बोलते हो आम भाषा में। तो उसमें क्या करना है हमको, रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि सराउंडिंग, उसके अंदर टेम्परेचर ही तो कम करते हो, आइस फॉर्म करते हो आप फ्रीजर में, तो इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जब हम मेंटेन करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर स्पेस में, तो क्या बोलते हो आप उसको, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की यूनिट है इसकी हम बात करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कूलिंग कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। देन देखेंगे हम यहां पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वही है जो आपके घर पे रखा हुआ है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे, है ना। जैसे कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और कैपिलरी ट्यूब होती है, इवापोरेटर होता है, आपने कभी देखा हो उसको, है ना, ट्यूब से लगे रहते हैं, क्वाइल से। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे जो है उसके अंदर कूलिंग हो जाती है, वो सारी डिस्कशन इसके अंदर होगी आपकी। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। इसके बाद आता है आपका एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग सभी लोग यूज कर रहे होते हैं भाई। एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि भी टेम्परेचर को भी कम करना है और एयर की जो प्रॉपर्टीज हैं और भी मतलब उनको भी कंट्रोल करना है, ताकि जो पूरे का पूरा रिजल्टिंग एनवायरनमेंट आए वो ह्यूमन फ्रेंडली हो। ठीक है, जैसे अब फ्रिज में क्या रख रहे हो आप, वहां तो टेम्परेचर कम कर ले रहे हो क्योंकि फ्रूट्स रख रहे हो, वेजिटेबल्स रख रहे हो, लेकिन एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग जहां पर होगी वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, तो एयर के साथ टेम्परेचर तो कम करना ही है, या बढ़ा भी सकते हो। एयर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर घटाना ही है, टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, याद रखना। मतलब जैसे सर्दियों में है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्मियों में क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे। अभी आप देखते हो जैसे मई और जून में जो कूलर है वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में जाकर के वो काम नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है, एक ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है एयर के अंदर मिला हुआ, वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट जब एयर के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है तो चिपचिपापन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं उमस ज्यादा हो गई है। तो जुलाई और अगस्त में क्या होता है, उमस ज्यादा हो जाती है। और उमस को कौन कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी कौन कंट्रोल करेगा, कूलर तो कंट्रोल नहीं करेगा, कूलर तो उसके अंदर उमस बढ़ा देगा। इसलिए कूलर जनरली प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। और एसी क्या करती है, आपकी जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर क्या करेगी कि टेम्परेचर के साथ साथ वो ह्यूमिडिटी को यानी कि उमस को भी कंट्रोल करेगी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं उनको कंट्रोल करने की यहाँ पर एयर कंडीशनिंग में। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है ये जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसके एप्लीकेशंस हैं, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, बसेस हैं, कार हैं, इन सब में क्या लगी है आजकल, एसी लगी हुई है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, ठीक है, घरों में एसी लगी होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है इसकी बात करेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसका क्या मतलब होता है, कंफर्ट कंडीशंस क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, एयर जो सर्कुलेट हो रही है इस रूम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर। आप देखते हो दो टाइप की जनरली एसी होती है, एक होती है स्प्लिट एसी, नाम से पता लग रहा है, स्प्लिट मतलब दो स्प्लिट है वो, मतलब एक इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट है, एक रूम के अंदर होगी, एक यूनिट उसके बाहर होगी। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है उसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो हमारी विंडो टाइप एयर कंडीशनर होता है, एक सिंगल यूनिट होती है, या तो विंडो में माउंट होती है या फिर वॉल में माउंट करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आपकी क्या है, थ्योरी है,
जनरली थ्योरी है, छोटा सा एक डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट ये भी नहीं है। यूनिट 1 सबसे बड़ी है, यूनिट 2 बहुत छोटी है क्योंकि वहाँ डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स नहीं है। यहाँ पर कंटेंट इसके अंदर कम है, लेकिन थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स तीनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब है कि भाई ऐसी मैकेनिक्स, ऐसा साइंस जिसके अंदर हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। दो चीजें आती हैं इसके अंदर, लिक्विड एंड गैसेस। भाई आप देखते हो कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसेस स्टेट में होगा। तो लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो फ्लो हो सकती हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया है? फ्लूइड। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो लिक्विड और गैसेस जो हैं वो फ्लूइड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारी चीजें हम लोग, ये प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे विस्कोसिटी, जैसे आप देखते हैं विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि भाई जैसे दूध है, पानी है, आप ये एकदम फ्लो हो जाते हैं, है ना, ये एकदम फ्लो हो सकते हैं। लेकिन शहद है, शहद भी क्या है? लिक्विड है, लेकिन शहद इतनी जल्दी फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि जो शहद है वो गाढ़ा है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जबकि दूध की और पानी की विस्कोसिटी क्या है? कम है। वो सारी चर्चाएं हम करेंगे इसके अंदर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के अंदर। देन टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, पास्कल्स लॉ की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे। 11th की फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आते हैं सारी चीजें। पास्कल लॉ का डेरिवेशन है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो एप्लीकेशंस हैं कि भाई फ्लूइड के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहां कहां पे हो सकते हैं। जैसे वर्क, इसमें दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक टर्बाइन का मतलब ये वो मशीन्स होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे एसी चल रही है, फैन चल रहा है, ये लाइट चल रही है, आपके घरों में इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी ना। तो एक होता है आपका, कई तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है आपका स्टीम पावर प्लांट, जो टरबाइन घूम रही होती है स्टीम की हेल्प से। एक होता है गैस पावर प्लांट, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। न्यूक्लियर से भी आजकल 7-8 पावर स्टेशन लगे हुए हैं अपने इंडिया में। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी न्यूक्लियर की हेल्प से वहां पे। एक होता है आपका आईसी इंजन पावर प्लांट, डीजल पेट्रोल जला रहे होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। एक होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जहां पर आप वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वाटर का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं आप लोग। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक टर्बाइन, हाइड्रोलिक यहां पर मतलब है वाटर से, तो हाइड्रोलिक टर्बाइन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और हमको दो टर्बाइन पढ़ने हैं, पेल्टन टर्बाइन पढ़ना है, फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ना है। यहां से तो होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। अब ऐसी भी मशीन्स होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह की होती हैं, एक जो पावर प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि टर्बाइन, और दूसरी जो पावर को कंज्यूम करती हैं उनको बोलते हैं पंप, है ना, हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप तो आपके घर में भी लगा होगा, आपकी कॉलोनी में लगा होगा, जो वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है? डिस्चार्ज करता है उसको, पानी को। जैसे आपने समरसेबल लगा हुआ है आपके घर में, तो वो क्या करेगा? पानी को, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाएगा, टैंक में उसको भर देगा, ठीक है। तो वो क्या है? पंप है। तो पंप को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मोटर लगी होगी ना, यस और नो। तो मोटर से क्या मतलब जो पंप क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर भी कौन कौन से पढ़ेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे और रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन और हाइड्रोलिक पंप पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहां पर एप्लीकेशंस के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में यूज करते हुए आप सभी लोग, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। लेट अस मूव टू द लास्ट मिनट। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। थ्योरी तो सब जगह रहती है। ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे न्यूमेरिक थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट। अब हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जो AKTU का सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी है, कोई डेरिवेशंस नहीं है, कोई न्यूमेरिकल यहां पर नहीं है। यूनिट नंबर 5 में इसके अंदर हम पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है? आप डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई आप कहीं भी जाओगे, आप सब्जी खरीदने जाओगे, है ना, फ्रूट्स खरीदने जाओगे, तो क्या होगा वहां पर? मेजरमेंट किलोग्राम में, मिलीग्राम में। जब सोना खरीदने जाओगे गोल्ड, तो मिलीग्राम में भी वहां होता है, ठीक है। तो
मेजरमेंट के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अच्छा, जब मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो मेजरमेंट करते समय क्या आएगी? एरर आएगी। अपने जीवन में कूट कूट के एरर भरी है, एरर ऐसा हो नहीं सकता कि जीरो हो जाए। तो एरर के बारे में भी पढ़ेंगे कि मेजरमेंट करते टाइम कौन कौन सी एरर जो है एनकाउंटर हो जाती हैं और वो कितने टाइप्स की एरर होती हैं और उन एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव तो खैर नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर कभी खत्म होने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स वो हम यहां पर देखने वाले हैं। कैलिब्रेशन क्या होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर करना होता है। जैसे आप अपनी कार के, बाइक के, स्कूटी के टायर में हवा भरवाते हो, एयर फिल करवाते हो, तो उसका प्रेशर कितना है, तो वहां पे उसके पास एक डिवाइस होती है प्रेशर गेज, वो बताता है इतना प्रेशर है इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी डिवाइस हो सकती हैं, जैसे प्रेशर गेज, वो प्रेशर आपके टायर, जो बाइक का टायर है उसमें हवा चेक करता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एंड यू ट्यूब मैनोमीटर। इन दो डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाउ टू मेजर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बर्डन ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। इसी तरह से हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करते हो, आप अपना फिगर चेक करते हो, टेम्परेचर देखते हो। इंडस्ट्री में बहुत सारे कई बार टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो थर्मोकपल और ऑप्टिकल पायरोमीटर, इन दो डिवाइस की जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, कैसे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर इनकी हेल्प से, वो देखने वाले हैं। देन मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट, कि भाई आपके घर में भी पाइप लगे होंगे, उनके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, तो किसी पाइप में अगर हमको ये देखना है कि इस पाइप के अंदर किस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, या जैसे सीएनजी की पाइपलाइन होती है, एलपीजी की पाइपलाइन होती है, उसके अंदर जो गैस फ्लो हो रही होती है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, उस फ्लूइड का मास फ्लो रेट क्या है, किस रेट से जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो देखेंगे यहां पर हम लोग। देन उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन की, है ना, बॉन्डेड अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज की बात करेंगे हम। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फोर्स की, फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर आपका प्रोबिंग रिंग है और प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रेजोल्यूशन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब ये देखो, इसका सिलेबस काफी ज्यादा है, थ्योरी है लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है। इसी के अंदर यूनिट 5 का सिलेबस है अभी। इसके अंदर बाद हम पढ़ेंगे मैकेट्रॉनिक सिस्टम, कि भाई ऑटोमेशन की एक्चुअली यहां पर बात हो रही होगी। मैकेट्रॉनिक्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई इसके अंदर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स इज द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सभी ब्रांचेस का ये कॉम्बिनेशन है। कोई भी आज के टाइम में कोई प्रोसेस डेवलप करना है, कोई सिस्टम डेवलप करना है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन का यूज भी हो रहा है, उसके अंदर आपका मैकेनिकल का यूज भी हो रहा है, कंप्यूटर साइंस का भी उसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो पूरा हम देखेंगे इवॉल्व कैसे हुआ, इसका स्कोप, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, इसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं। देन ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, एवियोनिक्स, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। देन सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां जहां पर ऑटोमेशन होगा वहां वहां पर सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की बात होंगी। कितने टाइप्स के सेंसर्स होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक और डायनामिक, दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। इसके अंदर हम बात करेंगे काइनेमेटिक चेन की। जैसे ये तभी समझ में आएगा आपको डायग्राम जब बना करके समझाएंगे। रेचेट मैकेनिज्म क्या होता है, गियर्स क्या होते हैं, गियर के टाइप्स कितने होते हैं, बेल्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की बेल्ट होती है, गियर्स आर यूज टू चेंज द वेलोसिटी। आप कहते हैं ना फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टॉप गियर, तो स्पीड को घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है, गियर्स करता है। तो कितने टाइप्स के गियर्स होते हैं वो बात करेंगे। बेल्ट से भी पावर ट्रांसमिट होती है, एक पुली से दूसरी पुली पर पावर ट्रांसमिट हो जाती है। देन इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। हाइड्रोलिक का मतलब है यहां पर लिक्विड से, कि ऐसा सिस्टम, जिस हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, लिक्विड है। और न्यूमेटिक का मतलब होता है यहां पर एयर से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिसके अंदर वर्किंग मीडियम एयर होती है, उसको बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। याद रहेगा आपको, एयर है, अगर एयर वर्किंग मीडियम है तो न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम है, और कोई अगर लिक्विड है, वाटर है या कोई ऑयल है, लिक्विड है,
तो वो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे। कंट्रोल वाल्व की बात करेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और एक्चुएटर की बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि यार फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है, जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, जो इसका कंटेंट है, वो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा। ठीक है, सो यूनिट नंबर 1 थोड़ा लेंथी है ना, थ्योरी है, डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स हैं। देन उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 5 में कोई डेरिवेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन थ्योरी है वो ज्यादा है। उसके बाद सबसे छोटी यूनिट आपकी यूनिट नंबर 2 है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3, देन उसके बाद यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 और यूनिट देखो, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 में कोई न्यूमेरिकल कोई डेरिवेशंस नहीं है। बाकी यूनिट 1 में, यूनिट नंबर 3 में और 4 में यहां पर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं थ्योरी के साथ साथ। चलो, अब यहां पर जितने भी कोर्सेस हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो रन हो रहे हैं, है ना, AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PPS यानी कि प्रोग्रामिंग, और आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये सभी सब्जेक्ट्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। 100% सिलेबस वहां पर हम कवर करते हैं एज पर द सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम। पूरे का पूरा आपके क्लास टेस्ट हो, कॉलेज के जो आप अगर शुरुआत से आप पढ़ते हुए चलते हैं तो आपके जो क्लास टेस्ट होंगे, जो सेशनल एग्जाम्स होंगे, उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो फिर PUT में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दैट मीन्स आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो अच्छे मिलने वाले हैं। और जब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल SGPA जो है आपका बहुत अच्छा आएगा। आप एकेडमिक के टर्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वीडियो लेक्चर्स मिलने के बाद आपको क्या मिल रहे होते हैं, उनके नोट्स मिल रहे होते हैं, है ना, PDF नोट्स मिल जाते हैं आपको। PDF नोट्स भी आपको मिलते हैं, जो लेक्चर्स आपको पढ़ाया गया है उसका नोट्स मिलेंगे। देन जहां जहां पर जिस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हैं या डेरिवेशंस हैं, वहां पर लेक्चर वाइज DPP आपको मिल जाती हैं, और DPP के फिर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं आपको कि भाई आपका आंसर अगर अच्छा है, ठीक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको जो DPP का सॉल्यूशन दिया जाएगा उससे आप अपना मैच कर सकते हो। यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लासेस हो जाती हैं आपकी। अगर पहली बात तो डाउट बचते नहीं है, जितना आपको क्लास वीडियो लेक्चर्स में करा दिया है और DPP आपने अगर कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि कोई डाउट्स फिर आपके नहीं बचते हैं। लेकिन फिर भी अगर डाउट बचता है तो उसके लिए लाइव डाउट क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। किसी किसी सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि कौन, जैसे मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो वहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी करा दें, और जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होगी तो उसमें आपको जितने भी उस यूनिट से क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चंस का एक पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि यार अभी तक इस टॉपिक से, इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये कोर्सेस मिलते कैसे हैं आपको कि भाई एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपने अगर एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपने कोर्स में जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पेड कोर्सेस हैं उनका ये छोटा सा अमाउंट है जो उसमें पेड किया जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैं बोला था आपको कि मैं लास्ट में आपको टाइम टेबल बताऊंगा। तो अपना जो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो टाइम टेबल है, AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का जो टाइम टेबल है कि किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। कॉम्बो पैक सेमेस्टर 1 टाइम टेबल है आपका फॉर द न्यू सेशन 23 एंड 24, एंड इट इज वेल इफेक्टिव फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर। ये 1st ऑफ सितंबर से अप्लाई हो चुका है, इसी के हिसाब से अब लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। जैसे मंडे में आपको कौन कौन से लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। देन उसके बाद इसी के साथ साथ आपको PPS और FME, कुछ स्टूडेंट्स PPS पढ़ रहे होंगे, कुछ FME पढ़ रहे होंगे, PPS और FME के जो लेक्चर्स हैं वो भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपलोड होंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको कितने किस किस के लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मिलेगा, PPS और FME का मिलेगा। देन उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स 1। ये 4 लेक्चर्स होंगे, 4 लेक्चर्स पर वीक होंगे, क्योंकि मैथ्स का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेंथी कोर्स होता है, इसलिए बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PPS और मैकेनिकल, उनके 3 लेक्चर्स पर वीक लगाए गए हैं, और मैथमेटिक्स के 4 लेक्चर्स पर वीक लगाए गए हैं।
तो जैसा सब्जेक्ट होगा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, डिमांड जो भी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, उसी के हिसाब से आपको कंटेंट पूरा डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद छोटे से कोर्स होते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स एंड एनवायरमेंट, तो इसका केवल 2 ही लेक्चर होंगे, सैटरडे संडे। और अभी ये जो करंट ये सारे लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं 1 सितंबर से, इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये 2 लेक्चर्स अभी नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट वीक से आएंगे। ठीक है, छोटे से कोर्सेस हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द टाइम टेबल, दिस इज द प्लानर ऑफ AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर कोर्सेज। ठीक है, लेक्चर अपलोड होता है हमारा जनरली 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। सो चलिए, थैंक यू। हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, उसी सीरियल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कोशिश करूंगा कि कुछ क्लासेस में आपके साथ एप्लीकेशन के अंदर लाइव भी करूं, ताकि हम लोग ये कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना। चलिए, ये नई जर्नी है आपकी बीटेक में एडमिशन्स। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके हैं, बहुत सारे काउंसलिंग का भी वेट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।